नमस्कार साथियों। जितने भी बच्चे का फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है, उन सभी बच्चे के मन में एक छोटा सा प्यारा सा डाउट है कि सर 2 तारीख, ठीक है, 2 तारीख दूसरा महीना 2026 को यानी कि सोमवार को आप सभी को तो पता चल गया होगा कि हम सभी का एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम होगा 2 तारीख दूसरा महीना 2026 को, जिसमें फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स वालों का फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र होगा। ठीक है, जितने भी बच्चे का फिलोसफी सब्जेक्ट है, सभी बच्चे ने कमेंट किया है सर 2 तारीख दूसरा महीना 2026 को यानी कि सोमवार को हम सभी को फिलोसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में ज्यादातर किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। हम सभी को सर कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर पढ़ना चाहिए कि हम सभी को प्रॉपर यानी कि अच्छे अंक प्राप्त हो। तो मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, बस इस वीडियो को आप सभी पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को फिलोसफी का टॉप 100, ठीक है, कितना टॉप 100 ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी को 2 तारीख दूसरा महीना 2026 को यानी कि सोमवार को फर्स्ट सिटिंग में 100% तो नहीं, ठीक है, ये तो किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछेगा, लेकिन प्यारे बच्चों मैं 90% गारंटी लूंगा। ठीक है, बहुत बच्चे के मन में डाउट होगा सर ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं। मैं 90% गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों। अगर आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए तो आप सभी का जो किस्मत है चमक उठेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो नया मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है उनसे ये सभी क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इसलिए आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन को आप सभी को क्लास में ही याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सभी का कुछ हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी के पास लगभग प्यारे बच्चों कितना, हम सभी के पास लगभग कुल मिलाकर के अभी 2 महीना का समय है। ठीक है, 2 महीना का समय है, 2 मंथ का समय है हम सभी के पास। इसलिए आप सभी अच्छे से देखो। अगर आप सभी कमेंट करोगे सर फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए, तो मैं कुछ सोचूंगा। ठीक है, अगर आप सभी कमेंट करोगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दीजिए हम सभी को फिलोसफी का, ठीक है, तो मैं सोचूंगा आप सभी के लिए फिलोसफी का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप सभी क्लास को पूरा देखो। ठीक है, एंजॉय करो क्लास में। आप सभी को एक एक क्वेश्चन क्लास में ही याद करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम सभी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप सभी को ध्यान से देखना है। ठीक है, 2 तारीख दूसरा महीना, ठीक है, कितना, 2 तारीख दूसरा महीना 2026 को आप सभी को प्यारे बच्चों 99% चांस है, 90% चांस है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अच्छे से देखो। एक एक क्वेश्चन हम सभी को क्लास में ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग हम सभी 100 क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं हम सभी अपने अनुसार हम सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे हम सभी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आएंगे। ठीक है, फिलहाल आप सभी आज का क्लास देखो। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ठीक है, मेरा चेहरा, मेरा फेस, ठीक है, मेरा फेस आप सभी को दिखाई नहीं देता होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है, अगर आप सभी चाहोगे तो मैं अपना फेस भी दिखा सकता हूं, बस आप सभी कमेंट कर देना। ठीक है, आप सभी कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सोचता हूं। देखो नीति शास्त्र की, देखो नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है। नीति शास्त्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों सही और गलत, अच्छी और बुरी चीजों के बारे में बताना। ठीक है, नीति शास्त्र का मतलब यही होता है, सही और गलत, अच्छी और बुरे के बारे में बताना, समझाना, यानी कि अंतर स्पष्ट करना, ऐसे समझो। ठीक है, नीति शास्त्र की सबसे नवीन शाखा क्या है। नीति शास्त्र की सबसे नवीन शाखा है प्यारे बच्चों व्यवहारिक नीति शास्त्र। अब व्यवहारिक नीति शास्त्र क्या होता है आप सभी ये भी जान लो। देखो व्यवहारिक नीति शास्त्र समाज की नई नई समस्याओं पर, ठीक है, नई नई समस्याओं पर नैतिक दृष्टि देता है, जैसे बायोथिक्स, चिकित्सीय नैतिकता, मीडिया नैतिकता, व्यावसायिक नैतिकता, कंप्यूटर एआई नैतिकता। आप सभी को मालूम है ये सब कंप्यूटर एआई, अभी एआई कितना खतरनाक बन चुका है आप सभी को मालूम है। ठीक है, फिलहाल में एक वीडियो लॉन्च हुआ है। ठीक है, एक वीडियो गलती से लीक हो गया है, आप सभी जानते होंगे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा वीडियो के कारण। ठीक है, आप सभी जानते होंगे, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। 2020 से लगभग एआई ने तबाही मचा रखा है हमारे इंडिया में। ठीक है, देखो ये सभी आधुनिक समय में विकसित हुए हैं, आप सभी को मालूम है। देखो चिकित्सीय नैतिकता, मीडिया नैतिकता, व्यावसायिक नैतिकता, कंप्यूटर एआई, ये आधुनिक समय में यानी कि फिलहाल में ही विकसित हुए हैं, इसलिए इसे नीति शास्त्र की सबसे नवीन शाखा माना जाता है। ठीक है, किसे, नीति शास्त्र की सबसे नवीन शाखा क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक नीति शास्त्र को माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने बताया आप सभी को सी, तो 100% सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर गलत आंसर है, 100% सही आंसर है। चाहे आप सभी एआई से पूछो, गूगल से पूछो, जिससे पूछना है आप सभी को पूछ लो, 100% मैं आप सभी को सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, नीति शास्त्र की सबसे नवीन शाखा क्या है, व्यवहारिक नीति शास्त्र। याद हो गया। वीडियो को लाइक अभी मत करो। ठीक है, अगर आप सभी को
वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, ठीक है। आप सभी को वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अगर आप सभी को वीडियो में मजा आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ब्रह्मसूत्र की रचयिता कौन है? ब्रह्मपुत्र नहीं, ठीक है। पुत्र अलग होता है प्यारे बच्चों, और सूत्र अलग होता है, ठीक है। सूत्र और पुत्र में बहुत आसमान धरती का फर्क है, ठीक है। हम सभी से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? बताइए, शंकर है, रामानुज, बादरायण, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है बादरायण, ठीक है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है? बादरायण, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। संक्षिप्त में समाधान देता हूं आप सभी को। बादरायण को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, ठीक है। बादरायण को, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे भी से? क्वेश्चन पूछ रहा था ब्रह्मसूत्र की रचयिता कौन है? ब्रह्मसूत्र की रचयिता बादरायण है, ठीक है। बादरायण को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, ठीक है, जिसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। बादरायण को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, लेकिन उनके बाद भी उसे वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, और इनके रचयिता भी माना जाता है इनको, ठीक है। इन्होंने वेदांत के मुख्य विचारों को व्यवस्थित रूप में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वीडियो को रोक के वीडियो को पॉज कर लो, तब देखो क्वेश्चन को याद कर लो। लेकिन प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही कम बच्चों का फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत ही दिलचस्पी सब्जेक्ट है, ठीक है। ब्रह्मसूत्र की रचयिता कौन है? तो बादरायण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखो, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 90% चांस है आप सभी को 2026 में पूछेगा ही पूछेगा। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? कितने बच्चे को मालूम है? कमेंट कर दीजिएगा। भगवत गीता में प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के 18, ठीक है, कुल मिलाकर के 18 अध्याय और 700 श्लोक है, ठीक है। भगवत गीता में प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के 18 अध्याय और 700 श्लोक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद हो गया आप सभी को? भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और अगर आप सभी को क्वेश्चन पूछ ले भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में पर्यावरण का घटक है। देखो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप सभी को आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, प्रकृति द्वारा दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में पर्यावरण का घटक है। प्राकृतिक संसाधन हो गया था, ठीक है। सॉरी, मैंने आप सभी को यहाँ पर गलत बता दिया। पर्यावरण का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, हम सभी क्या है? पर्यावरण है, ठीक है। पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सभी पर्यावरण ही है, ठीक है। निम्नलिखित में पर्यावरण का घटक है, तो पशु भी है, वनस्पति भी है, मनुष्य भी है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में पर्यावरण का घटक है, तो पशु भी है, मनुष्य भी है, वनस्पति भी है, यानी कि जंगल, पेड़ पौधे भी हैं। उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखो ना, आप सभी को याद हो जाएगा सब क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पर्यावरण के जैविक घटक में सभी जीवित प्राणी शामिल होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, वनस्पति, इसलिए तीनों पर्यावरण के घटक हैं। और सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। कितना सिंपल है। 5 नंबर, स्वधर्म का विचार संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, स्वधर्म का विचार संबंधित है। बताइए, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी होगा, गीता से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। स्वधर्म का विचार संबंधित है। वीडियो को सेव कर लेना आपसे भी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देना। स्वधर्म का विचार संबंधित है तो गीता से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मैं आप सभी को इस क्वेश्चन का भी मतलब बताऊंगा। चलिए देखो, क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों? स्वधर्म का विचार संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गीता से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, ठीक है। इसमें कुछ बताने वाला कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, इसलिए आप सभी याद रखना, स्वधर्म का विचार संबंधित है तो गीता से है, ठीक है। क्वेश्चन को दिमाग में नोट करते जाओ बस, और कुछ नहीं। न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? तो 6 का सही जवाब क्या होगा? 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो चारों का आपसे भी नाम जान लो। देखो, न्याय दर्शन कुल 4 प्रमाणों को मान्यता देता है, ठीक है। प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों से सीधे ज्ञान प्राप्त होता है। अनुमान, जो तर्क से प्राप्त ज्ञान होता है। उपमान, समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द, विश्वसनीय वचन, शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? तो 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन है? महावीर, ऋषभदेव, कपिल, या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन है, ठीक है, बताओ।
मेरा आप सभी को आवाज, मैं जो आप सभी को बोल रहा हूँ, जो मैं आप सभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सभी को मेरा आवाज प्रॉपर सुनाई देता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं जान पाऊं कि मेरा आवाज आप सभी तक सही सही पहुंचता है कि नहीं, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी कैसी है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋषभ देव, ठीक है। बहुत ही एक्सपेंसिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन है, तो ऋषभ देव थे, ठीक है। देखो जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, ठीक है। जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। उनमें पहले तीर्थकर ऋषभ देव है, जिनमें आदिनाथ, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। इन्हें, ठीक है, इन्हें मानव सभ्यता का प्रवर्तक माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, जैन दर्शन के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन है, तो आप सभी को पता चल गया। जैन दर्शन में कुल मिलाकर के कितने तीर्थकर हैं, तो 24, ठीक है। कितने तीर्थकर हैं, 24, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और प्रथम तीर्थकर कौन है, तो ऋषभ देव। कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। बुद्ध के द्वारा कितने प्रकार के आर्य सत्य को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन है, बुद्ध के द्वारा कितने प्रकार के आर्य सत्य को स्वीकार किया गया है, तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 4, ठीक है। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 4। बुद्ध के द्वारा कितने प्रकार के आर्य सत्य को स्वीकार किया गया है, तो 4 होगा, ठीक है। अब देखो इनका भी नाम आपसे भी जान लो, ठीक है। दुख, जीवन में दुख, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत होता है। इसलिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्य स्वीकार किए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्ध के द्वारा कितने प्रकार के आर्य सत्य को स्वीकार किया गया है, तो 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बृहस्पति। याद रखिएगा मेरे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो बृहस्पति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। सप्तभंगी न्याय की, ठीक है, सप्तभंगी न्याय की अवधारणा संबंधित है। सप्तभंगी न्याय की अवधारणा संबंधित है, बताइए, जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, न्याय दर्शन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सप्तभंगी न्याय की अवधारणा किससे संबंधित है, तो 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, जैन दर्शन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सप्तभंगी न्याय, ठीक है, जिसे 7 प्रकार की कथन प्रणाली कहते हैं, जैन दर्शन की विशेष अवधारणा है। जैन दर्शन में सत्य को बहुआगामी, ठीक है, बहुआयामी माना गया है। इसलिए हर वस्तु को 7 दृष्टियों से समझा जाता है। इसे सप्तभंगी न्याय कहते हैं। सप्तभंगी न्याय किसे कहते हैं, आप सभी एक बार फिर से पढ़ लो। सप्तभंगी न्याय जिसे 7 प्रकार की कथन प्रणाली कहते हैं हम सभी, जैन दर्शन की विशेष अवधारणा है, ठीक है। जैन दर्शन की विशेष अवधारणा है। जैन दर्शन में सत्य को बहुआयामी माना गया है, ठीक है। जैन दर्शन में सत्य को बहुआयामी माना गया है, इसलिए हर वस्तु को 7 दृष्टियों से समझा जाता है, जिसे हम सभी सप्तभंगी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन दर्शन से, ठीक है। सप्तभंगी न्याय की अवधारणा संबंधित है जैन दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार अविद्या का नाश होता है। क्वेश्चन है 11 नंबर में प्यारे बच्चों, अद्वैत वेदांत के अनुसार अविद्या का नाश कैसे होता है, माया से, अध्याय से, या फिर ज्ञान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्ञान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ज्ञान से। अद्वैत वेदांत के अनुसार अविद्या का नाश कैसे होता है, ज्ञान से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन परमाणु नहीं है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन परमाणु नहीं है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि। कितना सिंपल क्वेश्चन है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन परमाणु नहीं है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा आप सभी की पढ़ाई लगभग ठीक ठाक चलती है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन परमाणु नहीं है, बताइए। 12 का सही जवाब जितने भी बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, आकाश होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आकाश होगा, ठीक है। चलिए, वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन परमाणु नहीं है, तो आकाश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए याद हो गया आप सभी को। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है, आकारात्मक, स्वतंत्र, पूर्ण, या फिर उपयुक्त सभी। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति है आकारात्मक, स्वतंत्र, पूर्ण, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। गीता के 10वें अध्याय में वर्णन है, किनका वर्णन है, गीता के 10वें अध्याय में किनका वर्णन है प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी। देखिए एक सेकंड, गीता के 10वें अध्याय में किनका वर्णन है, तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, विराट पुरुष का, ठीक है। विराट पुरुष का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। गीता के 10वें अध्याय में किनका वर्णन है, तो विराट पुरुष का। निम्नलिखित में से कौन अक्षपाद के रूप में भी जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्षपाद के रूप में भी जाने जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करते जाओ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अक्षपाद के रूप में भी जाने जाते हैं, तो 15 का सही आंसर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, बताइए।
अक्षपाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से एक है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है जैन धर्म में कितने तीर्थकर हैं, तो 24 तीर्थकर है। मैंने आप सभी को अभी जस्ट बताया था, जिसमें प्रथम किनको माना जाता है, कमेंट करो आप सभी। मैंने आप सभी को बताया था प्रथम तीर्थकर किनको माना जाता है, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा आप सभी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अक्षपाद के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। देखो अक्षपाद के रूप में प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतम को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। देखो अक्षपाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से एक है, उनका दूसरा नाम गौतम भी है, ठीक है। अक्षपाद को ही गौतम के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद हो गया। इसलिए जब पूछा जाए अक्षपाद के रूप में किसे जाना जाता है, तो सही उत्तर गौतम होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ सके, आप सभी पढ़ भी सके, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अक्षपाद के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी गौतम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, महायान, महायान संप्रदाय संबंधित है, महायान संप्रदाय संबंधित है वेदांत दर्शन से, जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। महायान संप्रदाय संबंधित है, तो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, महायान संप्रदाय संबंधित है बौद्ध दर्शन से, ठीक है। जैमिनी को किस दार्शनिक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं, जैमिनी, ठीक है, जर्मनी मत, जैमिनी, ठीक है, जैमिनी, ध्यान से देखो, जैमिनी को किस दार्शनिक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है बच्चों। देखो जैमिनी को मीमांस दर्शन का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। मीमांस दर्शन वेदों के कर्मकांड और कर्तव्य का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है धर्म कर्म के नियमों को समझना और पालन करना, ठीक है। जैमिनी को किस दार्शनिक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं, बताइए। जस्ट मैंने आप सभी को बताया अभी प्यारे बच्चों। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीमांस दर्शन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जैमिनी को किस दार्शनिक संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं, तो मीमांस दर्शन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुम्हार घरे घरे के लिए कौन सा कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुम्हार घरे के लिए कौन सा कारण है, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कुम्हार घरे के लिए कौन सा कारण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निमित्त कारण है, ठीक है। देखो निमित्त कारण का मतलब क्या होता है, मैं आप सभी को बताता हूँ। निमित्त कारण वह कर्ता या फिर व्यक्ति जो कर रहा है, यानी कि जो काम करता है उसे ही कर्ता बोलते हैं, ठीक है। काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं। वह कर्ता व्यक्ति जिससे, जिसके द्वारा या फिर जिसे, ठीक है, जिसके द्वारा किसी प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, जैसे घड़ा कुम्हार बनाता है, ठीक है। इसलिए कुम्हार घड़े का निमित्त कारण कहलाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कुम्हार घड़े के लिए कौन सा कारण है, तो निमित्त कारण है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी से भी पूछ लेना। 19 नंबर में, बुद्धवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए, बुद्धवाद के अनुसार ज्ञान क्या होना चाहिए, सिर्फ सार्वभौम, सिर्फ अनिवार्य, सार्वभौम और अनिवार्य दोनों, आखिर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है बुद्धवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए प्यारे बच्चों सार्वभौम एवं अनिवार्य दोनों, ठीक है। अब क्यों, देखो मैं आप सभी को बताता हूं। बुद्धवाद के अनुसार ज्ञान को सार्वभौम एवं अनिवार्य दोनों होनी चाहिए। अब सार्वभौम क्या है, अनिवार्य क्या है, ये भी बताता हूं, ठीक है। देखो सार्वभौम क्या है, जो हर जगह हर व्यक्ति के लिए और हर समय समान हो, ठीक है। जो हर जगह हर व्यक्ति के लिए हर जगह समान हो, जिस ज्ञान में कभी बदलाव ना आए और जिसे हर कोई स्वीकार कर ले, उसे सार्वभौम कहते हैं। अब देखो अनिवार्य किसे कहते हैं, आप सभी ये जान लो। अनिवार्य जो ज्ञान बदला ना जा सकता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, यानी कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसे अनिवार्य बोलते हैं, ठीक है। और जो हर परिस्थिति में साबित हो, ठीक है, सही बात हो, ठीक है, यानी जिसे मानना जरूरी और अनिवार्य दोनों हो, उसे ही अनिवार्य बोलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वभौम एवं अनिवार्य दोनों। बुद्धवाद के अनुसार ज्ञान होनी चाहिए सार्वभौम एवं अनिवार्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। हम सभी अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को इंग्लिश में फिलोसफी बोलते हैं। इस शब्द का शाब्दिक मतलब क्या होता है, मालूम है तो कमेंट कर दीजिएगा। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बुद्धिमता के प्रति प्रेम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एक मिनट, कहा था, फिलोसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमता के प्रति प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन के अनुसार बंधन का मूल्य कारण क्या है। 21 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के अनुसार बंधन का मूल्य कारण क्या है। देखो भारतीय दर्शन में बंधन का अर्थ है, भारतीय दर्शन में बंधन का अर्थ होता है आत्मा का संसार में उलझ जाना, आत्मा का संसार में उलझ जाना, पुनर्जन्म, दुख कष्ट तथा मोह माया में फंस जाना, ठीक है। भारतीय दर्शन का यही मतलब होता है, ठीक है। भारतीय दर्शन के अनुसार बंधन का मूल्य कारण क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अविधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अविधा होगा, ठीक है। भारतीय दर्शन के अनुसार बंधन का मूल्य कारण है अविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, अब बताओ कितने बच्चे को मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, सबको मालूम है बुद्ध का जन्म सारनाथ में, लुम्बिनी में, वैशाली में, या फिर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कितने बच्चे को मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर, कमेंट करो आप सभी, कमेंट करो, मैं तब तक पानी पीता हूँ, ठीक है। फटाफट आप सभी कमेंट करो, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए
नहीं मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। बुद्ध का जन्म प्यारे बच्चों लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भगवान गौतम बुद्ध का, ठीक है, बुद्ध का पूरा नाम है गौतम बुद्ध। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में अभी, ठीक है, 2025 में भी कहाँ पर है, तो नेपाल में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में। उनकी माता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। याद रखिएगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। वस्तुवाद के समर्थक कौन है, वस्तुवाद के समर्थक कौन है, क्वेश्चन है 23 नंबर में। एक सेकंड, वस्तुवाद के समर्थक कौन है, लॉक, मुर या फिर रसेल या फिर उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वस्तुवाद के समर्थक कौन है, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। वस्तुवाद के समर्थक लॉक भी है, मोर भी है, रसेल भी है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। वस्तुवाद का आधार क्या है, वस्तुवाद का आधार क्या है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा सामान्य ज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन है, एक मिनट ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। वस्तुवाद का आधार क्या है, तो सामान्य ज्ञान, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो, वस्तुवाद का कहना है कि हम जो भी जानते हैं, ठीक है, वस्तुवादियों का कहना है हम जो भी जानते हैं वह अनुभव से आता है। जैसे जो चीजें हमारी इंद्रियों से देखी और महसूस की जा सकती है वही वास्तविक है, ठीक है। जो हम अपने आंख से देखे हैं, जो अपने कान से सुनते हैं, वही वास्तविक में अभी अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए यह अनुभव और सामान्य ज्ञान पर आधारित दर्शन है, ठीक है। वस्तुवाद का आधार क्या है, तो वस्तुवाद का आधार होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो वास्तविक में है, ठीक है, जो यानी कि वास्तव में है, ठीक है, वर्तमान में है, उसे हम सभी वस्तुवाद का आधार बोलते हैं, जो सामान्य ज्ञान कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता, निम्नलिखित में किनका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता, देकार्त या फिर एपी नोजा, ठीक है, सॉरी एसपी नोजा जिसको बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है लोक, चौथा ऑप्शन है कांत, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित में किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होते, बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा, एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होते, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काउंट, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लॉक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता, तो लॉक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद हो गया। मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है, मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय लेने के लिए, देखो प्यारे बच्चों, मानवीय आचरण पर नैतिक मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो, ठीक है। देखो, मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है, मानव आचरण पर नैतिक मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, ठीक है। व्यक्ति का देश, व्यक्ति का रंग, व्यक्ति की भाषा या फिर व्यक्ति का इच्छा या फिर स्वतंत्र, ठीक है। व्यक्ति का इच्छा या फिर स्वतंत्र है, इसका मतलब होता है सक्षम, ठीक है। अगर व्यक्ति सक्षम है तभी, ठीक है, अगर व्यक्ति सक्षम है उसके बाद ही मानव आचरण पर नैतिक मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सिंपल सा मतलब है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति का इच्छा स्वतंत्र है, ठीक है। मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय लेने के लिए क्या अनिवार्य है, अपने अंदर सक्षम हो गए तभी तो कुछ करने के लिए मतलब आपके मन में उजागर होगा, ठीक है। मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय लेने के लिए व्यक्ति का इच्छा, जिसे हम सभी स्वयं बोलते हैं, वे जरूरी है, ठीक है। चलिए, आप सभी को 26 नंबर का भी प्रश्न याद हो गया। अब देखते हैं हम सभी 27 नंबर में, करण कार्य, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, करण कार्य संबंध बदलने वाले सिद्धांत की क्या विशेषता है, ठीक है। करण कार्य संबंध बदलने वाले सिद्धांत की मात्र एक ही विशेषता है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। करण कार्य संबंध बदलने वाले सिद्धांत की एक ही विशेषता है, यह वैज्ञानिक सिद्धांत है। किसने कहा कि मैं किसने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ठीक है। कितना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। किसने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, प्लेटो, अरस्तु, रेने देकार्त या फिर कांट, बताइए किसने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, रेने देकार्त, ठीक है। जिसे हम सभी शॉर्ट में देकार्त के नाम से भी जानते हैं। अगर आप सभी को ऑप्शन में सिर्फ देकार्त दिखाई दे तो आप सभी टिक मार दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किसने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो रेने देकार्त, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला, अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है, अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वैशेषिक दर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है बच्चों। अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है, तो वैशेषिक दर्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का बड़ा महत्व है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों का बड़ा ही महत्व है। शुरुआत में 6 पदार्थ थे, ठीक है, शुरुआत में 6 पदार्थ थे, लेकिन बाद में 9 वैशेषिक ने 7वां पदार्थ अभाव जोड़ा, इसलिए अभाव का विस्तृत वर्णन वैशेषिक दर्शन में मिलता है। अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है,
बताइए वैशेषिक दर्शन में, ठीक है, सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशेषिक दर्शन में। अभाव को उल्लेख किस दर्शन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 29 का, ठीक है। 30 नंबर में शंकर और अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है? शंकर और अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है? रामायण, महाभारत, पुराण या फिर उपनिषद, ठीक है। उपनिषद होगा प्यारे बच्चों, उपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। शंकर और अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है? उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 30 का, ठीक है। चलिए, भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? बताइए 31 का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? एक सेकंड। भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है, ठीक है, बताइए। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? 2 महीना अपने आप को समय दे दो प्यारे बच्चों, मात्र 2 महीना, ठीक है। 2 महीना समय बचा हुआ है, ठीक है। 2 महीना आप सभी के पास समय बचा हुआ है। 2 महीना आप सभी जी जान लगा के पढ़ाई कर लो, दिक्कत सिक्कत पढ़ लो, उसके बाद जो मन होगा करना, बीए करोगे कि नहीं, डीएलएड करोगे, आपकी मर्जी, ठीक है। भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? तो व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे 31 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। शंकर के अनुसार माया क्या है? शंकर के अनुसार माया क्या है? ब्राह्मण की शक्ति, ब्राह्मण, कल्पनात्मक सत्ता, बताइए। 32 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ब्राह्मण की शक्ति। शंकर के अनुसार माया क्या है? तो एक ब्राह्मण की शक्ति है, ठीक है। अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम भाग क्या है? बताइए। आ गया। अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम भाग क्या है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, समाधि। अष्टांगिक योग का 8वां भाग, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों 100% सही आंसर है, समाधि, ठीक है। 34 योग के अनुसार, ठीक है, सॉरी, योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है? योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है? तप है, नियम है, यम है, संतोष है। तो नियम होगा प्यारे, सॉरी नियम नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, संतोष भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। योग के अनुशासन में आलोक में अहिंसा क्या है? तो यम है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे याद होगा, नहीं तो पछताओगे। योग के अनुशासन में, योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है? तो यम है। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पुरुष कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है? कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर प्रत्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान प्राप्त होता है? तो प्रत्यक्ष, ठीक है। अनुमान का प्रमाण स्रोत क्या है? अनुमान का प्रमाण स्रोत है प्रत्यक्ष, ठीक है। अनुमान का प्रमाण स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष है, ठीक है। प्रमाता, ठीक है, प्रमाता किसे कहते हैं? प्रमाता किसे कहते हैं? ज्ञान के साधन को, ज्ञान की वस्तु को, ज्ञान प्राप्त करने वाले को, ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान प्राप्त करने वालों को प्रमाता बोलते हैं, ठीक है। चलिए, दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ कि स्लो बोल रहा हूँ, आपसे भी कमेंट करो, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? ठीक है। मेरे घर के अगल बगल में बहुत सारा शादी हो रहा है, इसलिए गाना वाना बज रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? अभाव, सत्रीकर्ष, व्याप्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, व्याप्ति, ठीक है, व्याप्ति। यहाँ पर गलत मत पढ़िएगा, व्याप्ति लिखा हुआ है, ठीक है, अथा व या क तहर्षि का व्याप्ति, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध व्याप्ति कहलाता है। चिकित्सा नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा नीति शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? बताइए आप सभी, चिकित्सा नीति शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम सभी इंग्लिश में मेडिसिनल एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, भ्रूण हत्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर प्यारे बच्चों, 100% राइट आंसर है। चिकित्सा नीति शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है भ्रूण हत्या, ठीक है। चलिए अब देखो भ्रूण हत्या क्या होता है। अष्टांग, देखो पतंजलि के यौगिक, ठीक है, आप सभी को पता है भ्रूण हत्या का मतलब क्या होता है? अगर आप सभी को मालूम नहीं है तो कमेंट कर दो, मैं आप सभी को डीएम कर दूंगा, ठीक है। मैं आप सभी को कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा, डीएम तो इंस्टाग्राम पे होता है, ठीक है। मैं आप सभी को कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा कि भ्रूण हत्या क्या होता है। पतंजलि के यौगिक प्रविधि का अंतिम पायदान क्या है? पतंजलि के यौगिक प्रविधि का अंतिम पायदान क्या है? पतंजलि के यौगिक प्रविधि में कुल 8 योग है, ठीक है, याद रखिएगा। पतंजलि की यौगिक प्रविधि का अंतिम पायदान क्या है? देखो अष्टांगक योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आप सभी पढ़े होंगे, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। देखो पतंजलि के यौगिक प्रविधि का अंतिम पायदान है समाधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो समाधि क्या है? समाधि पूर्ण मानसिक एकाग्रस्त और आत्म साक्षरता का चरण है, जो योग साधन का अंतिम लक्ष्य और उत्तम अवस्था है, ठीक है। पतंजलि के यौगिक प्रविधि का अंतिम पायदान क्या है? तो समाधि है।
सबसे अंतिम समाधि। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पर हुआ था? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। ठीक है, बुद्ध ने बुद्धि, ठीक है, बुद्ध ने बुद्धि प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इस उपदेश में उन्होंने बताया दुख का कारण, दुख का अंत, दुख से मुक्ति का मार्ग, जिसे हम मध्यम मार्ग बोलते हैं। आज सारनाथ बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुका है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? स्थिरता, विनाश, उत्पत्ति या फिर उपयुक्त सभी? बताइए आप सभी। नहीं होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन उपयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थिरता। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का सही लक्षण है स्थिरता। बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्यम मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो मध्यम मार्ग। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन याद कर लेना। ठीक है, ये तो पछताओगे आपसे भी। किसने गीता को अनास्तिक योग कहा है? ठीक है, किसने गीता को अनास्तिक योग कहा है? विनोबा, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? किसने गीता को अनास्तिक योग कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। आपसे भी किसी से पूछ लेना। ठीक है, इसने गीता को अनास्तिक योग कहा है। आपसे भी किसी से ऐसे पूछना गीता को नास्तिक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। याद हो गया आप सभी को 45 नंबर तक का क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं? कमेंट में आप सभी जरूर बताना, और वीडियो को लाइक आप सभी 100% कर दो अगर आप सभी यहाँ तक पढ़ाई करते करते आ चुके हो तो। ठीक है, आप सभी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टोरी जरूर लगाना। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास मात्र 2 महीना का समय है, आपके दोस्त के पास भी मात्र 2 ही महीना का समय है, जिससे आप सभी अच्छे से तैयारी कर सकोगे। ठीक है, फिलहाल आप सभी को देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में आप सभी को 45 क्वेश्चन ही दिखाया गया। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि 2 तारीख दूसरा महीना 2026 सोमवार के लिए फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में ही आप सभी का दर्शन शास्त्र का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी और भी क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट कर देना, सर और भी क्वेश्चन दिखा दीजिए जो हम सभी को पूछने का चांस है, तो मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा दूंगा, यानी कि वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, बस आप सभी अच्छे से पढ़ाई करना, आप सभी के पास बहुत ही कम समय प्यारे बच्चों। ठीक है, तब तक आप सभी जम के तैयारी करो। तब तक मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।